अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोच दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम थोड़ा सा पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात करेंगे। मेरा ख़्याल है कि हमने को 2 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने यही अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, ऐसा कतई कोई चांस नहीं है। उस वक्त पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट था वो था तकरीबन 120 से कुछ ऊपर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन रफली 50% के अराउंड है और 2 महीने में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया एंड वी नो इट कि उसने डिफ़ॉल्ट नहीं करना था। अब अगला सवाल ये कि क्या अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? जी नहीं, ऐसा अभी बिल्कुल ऐसी कोई चांस नहीं है इंशाअल्लाह, और हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये कुछ न्यूज़ चैनल्स एक सनसनी फैलाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है या हो चुका है। जो ये कहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो उससे पहले मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट की डेफिनीशन लाजमी देख लेनी चाहिए। ऐसा कतई कुछ नहीं है। और अभी तो वो CDS या क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप का नंबर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी रीज़नेबल लेवल के ऊपर है। लेकिन एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप का हम आपको बताते हैं कि जैसे 120% या अभी मैं कह रहा हूँ 50%, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पाकिस्तान की जो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी 120% है। दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल। ये रेट है, दिस इज़ प्राइस। उस रेट के ऊपर पाकिस्तान की जो 120-125% पे जब गया था तो उस रेट के ऊपर पाकिस्तान की जो डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी थी वो रफली 10% थी। तो सनसनी फैलाने वालों के लिए कतई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब कई हमारे लोग, हमारे इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर जाना चाहिए ताकि हम अपने कर्ज़े रिस्ट्रक्चर कर सकें। अब इस बात में कितनी हकीकत है? काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की मुझे स्टेटमेंट्स देते नज़र आए हैं। लेकिन मसला ये है कि इस बात को करने से पहले हम अपना डेट पोर्टफोलियो देख लेना चाहिए। आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता देता हूँ कि मेरा जो पाकिस्तान का डेट पोर्टफोलियो है वो 65% तो हमारे जो लोन्स हैं वो रुपी में डिनोमिनेटेड हैं। तो जो रुपी में डिनोमिनेटेड लोन्स हैं उनको अगर मैंने रिस्ट्रक्चर करना हो तो वो मेरे ख्याल में मैं कल कर सकता हूँ। एक चीज़ होती है जिसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तकरीबन हर 3 महीने बाद कर रहा होता है और उसमें जल्दी भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो हमें कतई कोई ममानियत नहीं है। हम अभी 16% पॉलिसी रेट है या शरह सूद उसको कहते हैं उर्दू में, हम उसको 2% पे भी लेके जा सकते हैं। तो आपके वो जो रुपी डिनोमिनेटेड लोन्स हैं तो वो रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब ये एक अलहदा बहस है कि क्या हमें अपना इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट नीचे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में तफसील से भी बात कर लेंगे कि क्यों नहीं नीचे लेके जाना चाहिए। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 65% मेरे जो लोन्स हैं वो रुपी में डिनोमिनेटेड हैं, तो उनको मैं रिस्ट्रक्चर कल कर सकता हूँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के जो मेरे लोन्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 32% जो मेरे बाकी के लोन्स हैं वो मल्टीलैटरल लोन हैं या IMF है। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर भी जाऊँ तो ये लोन्स मुझे वापस करने होते हैं। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट करूं या ना करूं, इन लोन्स में मुझे कोई आसानी नहीं होगी, या दूसरे अल्फाज में ये रिस्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते। जो तीसरी कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं कमर्शियल लोन्स, वो तकरीबन मेरा कोई 2-2.5% है मेरे टोटल डेट पोर्टफोलियो का। अगर मैं उसको डॉलर टर्म्स में बात करूं तो वो 6 बिलियन के राउंड अबाउट हैं। हाँ, अगर हम डिफ़ॉल्ट करें तो इन लोन्स को राइट ऑफ भी ये हो जाएंगे, इनको मे बी रिस्ट्रक्चर भी करना पड़े। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या ये कोई वाइज थिंकिंग है कि मैं अपनी 400 बिलियन डॉलर की इकॉनमी हॉस्टेज बना दूं 4 या 6 बिलियन डॉलर के लिए? मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसा इंशाल्लाह कोई चांस है भी नहीं। तो ये तो सवाल हो गया
कि हमें डिफ़ॉल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑफ़ कोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम डिफ़ॉल्ट करेंगे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। मैं आपको बहुत कतियत के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ऐसा इंशाल्लाह कोई चांस नहीं है, और हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। ज़ाहिर है, आपको बहुत सादा अल्फाज में मैं अगर बात करूँ तो हमारा जो आमदन कम है और जो ख़र्चा है वो ज़्यादा है। मुल्कों के लिए आमदन और ख़र्च का हिसाब हम, मैं बहुत सुपर सिंपल अंदाज में बात कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट या जारी खसारा इसको कहा जाता है। तो करंट अकाउंट में मेरी एक्सपोर्ट्स होती हैं और रेमिटेंसेस होती हैं, और उसमें मैं उसमें से डिडक्ट करता हूँ अपनी इंपोर्ट्स में से ये दोनों एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। तो जो डिफरेंस आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मेरा करंट अकाउंट है। तो ये करंट अकाउंट का खसारा जितना बढ़ता जाएगा, ज़ाहिर है हर साल हमारी जो फाइनेंसिंग की नीड है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और जितनी मैं फाइनेंसिंग बढ़ाता जाऊंगा, मेरा जो इंटरेस्ट या जो सूद का जो ख़र्चा है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसका हल क्या है? हल इसका ज़ाहिर है ये है कि मैं उस नहज पे पहुंच चुका हूं कि अब मज़ीद मेरे ख़र्चे जो है वो कम करने का चांस नहीं है, या ख़र्चे कम करने बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो अब मेरे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि मैं अपनी आमदन बढ़ाऊं। तो जो मैं आमदन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज़ाहिर है आमदन बढ़ाने का मकसद ये है कि मैं अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाऊँ। अब इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स का सरप्लस नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हम एक्सपोर्ट करें। तो उनके लिए हमेशा मेरा जवाब ये होता है कि आप किसी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट को, किसी भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट को, आप जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है उसको ये कहें कि हम एक 22 करोड़ का मुल्क हैं और तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क फैला हुआ है, और हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, तो वो शायद ये कहेगा कि हम शायद हमें किसी नफ्सियाती मौलिज के पास जाना चाहिए, कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि आज तक हमने उस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को टैप नहीं किया। तो जाहिर है वो तो हमने टैप उस तरह से नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था या हम कर सकते थे। तो अब अगर हमने ये डिफ़ॉल्ट का थ्रेट इंशाल्लाह या आईएमएफ के पास बार बार जाना, अगर हम इससे हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना यकीनन मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है कि जब हम अपने फ्रेंडली कंट्री से या मल्टीलैटरल इदारों से जो हम कर्ज़ा मांगने जाते हैं। इसकी मैं एक सादा मिसाल अगर आपको देना चाहूँ, एक छोटा सा लोकेलिटी है, एक छोटा सा गांव है जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो क्या ये आसान होगा कि वहाँ आस-पास के दोस्तों रिश्तेदारों को आप ये कहें कि ये मेरा बिज़नेस है या ये मेरी दुकान है, तो आपने यहीं पे आना है, मेरे पास ही आपने सौदा ख़रीदना है? ये आसान होगा कि आप हर महीने जाके उनसे 10-15 हज़ार मांग रहे हो? यकीनन उनको कन्विंस करना ज़्यादा आसान होगा कि ये मेरी दुकान है, आप इससे सौदा ख़रीदें। तो मुल्कों के लिए भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स बढ़ानी मुश्किल है, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हमें करना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि हमें अपनी जो ख़र्चे हैं उसको कम करना चाहिए। मे बी ऐसे को ख़र्चे हों, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के ख़र्चे हैं जो हम अनप्रोडक्टिव यूज़ हम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे हैं भी सही, तो वॉरेन बफेट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि आप कभी अमीर सेविंग करके नहीं होते, आप हमेशा अमीर अर्न करके होते हैं। तो अगर हमें अमीर होना है एज ए कंट्री, और इंशाल्लाह डेफिनेटली होना है, इस बात के ऊपर मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है, तो वो हमें अर्न करके ही अमीर होना है। तो अर्न करने के लिए क्या करना है? हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यकीन कीजिएगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड बैंक ने और बहुत सारे इदारों ने जो एक उसका तखमीना लगाया है, वो को हम 30 बिलियन का रफली हम एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, जो कि हम ने अभी तक नहीं बढ़ाई।
तो आज के लिए मेरे ख़्याल में इकॉनमी के ऊपर इतना ही। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में इकॉनमी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।